जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। आज से हम यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की जितनी भी बुकें हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12th तक सभी का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्ट्री का उसको शुरू करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक छोटी सी लाइन कि ये जो बीत रहा है ये वक्त नहीं जिंदगी है। इस पंक्ति से मेरे कहने का आशय ये है कि आपका समय जो है बड़ा ही मूल्यवान है और आप अपने इस समय को अपनी बेहतर तैयारी के लिए प्रयोग करें और अपने भविष्य में एक अच्छे और सबसे बेहतरीन हथियार के रूप में बनाएं। तो आज हम इस वीडियो का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। शुरू में ही एक बच्ची है जिसका नाम रसीदा है। इसके कुछ सवाल हैं, इसी पर ही ये पूरा चैप्टर का सार दिया हुआ है और इसके पढ़ते समय एक प्रश्न इसके मन में आता है और उसी सवाल का हल, उसी प्रश्न का उत्तर पूरे चैप्टर में हम सबको पढ़ना है। तो जब रसीदा पढ़ रही थी, अखबार पढ़ रही थी, तो उसकी निगाह एक सुर्खी पर गई जिस पे लिखा हुआ था 100 साल पहले। तो अब वो सोचने लगी, क्योंकि आप सबको पता ही है कि मानव का दिमाग कितना जिज्ञासु दिमाग होता है। थोड़ा सा भी कुछ बात मतलब प्रश्न मन में उठता है तो जिज्ञासु व्यक्ति क्या करता है, उसका उत्तर खोजने के लिए कहीं ना कहीं भटकने लगता है, कहीं ना कहीं सर्च करता है जिससे उसको उत्तर मिले और वो संतुष्ट हो। तो वह सोचने लगी कि यह कैसे कोई जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। और जाहिर सी बात है कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट, हर एक पढ़ने वाला युवा या कोई भी छात्र छात्रा हो, उसके मन में पढ़ते समय कुछ न कुछ सवाल उठने चाहिए। इसी तरह इस लड़की के मन में भी सवाल उठा था, जो कि एक सही सवाल है कि जिस समय घटना के समय में हम उपस्थित नहीं थे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस घटना में क्या हुआ था और उस घटना का परिणाम क्या हुआ। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इस वीडियो में देखते हैं कैसे पता चला। आप सबको बताएं कि अगर मान लीजिए कि आपको यह जानना हो कि कल क्या हुआ था, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे रेडियो सुन सकते हैं या टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं या फिर कुछ और भी साधन है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि कल क्या हुआ था। और अगर साथ में आपको ये जानना हो कि पिछले साल क्या हुआ था, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि पिछले साल वो व्यक्ति उस घटना स्थल पर मौजूद रहा हो और उसने उस घटना को देखा हो। तो आप उसे ये पता कर सकते हैं कि एक साल पहले कौन सी घटना हुआ था, तो इससे पता चल सकता है। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे पता चलेगा, कैसे कोई जान सकता है कि बहुत साल पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग बहुत पुराने साल, लाखों करोड़ों वर्षों पहले क्या हुआ था। इतिहासकार कैसे एक प्रमाणित बात बता देते हैं, वैज्ञानिक कैसे एक प्रमाणिक बात बता देते हैं कि इतने समय पहले डायनासोर आए थे, सिंधु घाटी सभ्यता विकास हुआ था, ऐसे वैदिक काल, महाजनपद काल, ऐसे कई तरह की बातें किस तरह से प्रमाणित बात कोई बता सकता है। तो ये अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इतिहास के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इस पर ही चर्चा करते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि वो लोग क्या खाते थे, वो लोग कपड़े कैसे पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे और क्या खेलते थे, क्या काम किया करते थे। इस तरह के कई प्रश्न हो सकते हैं। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषक, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यानी कि प्राचीन काल में जितने भी लोग थे, उनके क्या क्या व्यवसाय थे और उनके संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, हम कैसे उनको ज्ञात कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल से खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुनते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। हम इन सभी बातों का अध्ययन कर सकते हैं, बातों का पता लगा सकते हैं।
कि अतीत में क्या हुआ था। तो पढ़ते पढ़ते एक प्रश्न आप सबके लिए, मानचित्र एक जो अभी नीचे दिखाई देगा आपको, उसमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो चलिए पहले उसी को देख लेते हैं कि नर्मदा नदी भारत में कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा भारत का नक्शा और आप सबको इसमें बताना है कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो नर्मदा नदी आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के दो पहाड़, एक विंध्य पहाड़ और एक सतपुड़ा पहाड़, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, उन दोनों पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। और ये नर्मदा नदी बहुत ज़्यादा बाढ़ युक्त है, यानी ये सबसे ज़्यादा बाढ़ लेके आती है नर्मदा नदी। और यहाँ पर है भारत के बीच में नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी तट पर रहे हैं। यहाँ लोग आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब पर्वत थे तो नदियाँ भी रही होंगी, और नदियाँ थी तो आप सबको तो पता है कि मानव उस जगह पर रहता है जहाँ पर उसके सभी संसाधन पर्याप्त होते हैं। उनके लिए भोजन से संबंधित जितने भी सामान चाहिए वो जंगल से प्राप्त हो जाएंगे। पीने योग्य जल है ही। तो वहाँ पर आरंभिक लोगों ने क्या किया, निवास करना प्रारंभ किया और अपने भोजन जड़ों से, फलों से और जंगल के अन्य उत्पादों का से प्राप्त किया या संग्रह किया, यानी कि इकट्ठा किया। संग्रह करना होता है यानी इकट्ठा करना होता है। और ये जानवरों का शिकार भी करते थे। आपको तो पता ही है कि जब प्रारंभिक मानव हुआ था, जिसे आदि मानव भी कहते हैं, वो भोजन नहीं पकाता था क्योंकि उस समय तो आग की खोज हुई नहीं थी। तो वो केवल क्या करते थे कि जानवरों को मारते थे और उनका मांस खाते थे। जब आग की खोज हो जाने के बाद वो मांस पकाकर खाने लगे और उन्हें एक अच्छा स्वाद आने लगा, जिससे कि अब उनको लगने लगा कि पका हुआ मांस ही सबसे अच्छा होता है। और तब से शुरू हो गया पका हुए मांस और भोजन बनाने की प्रक्रिया। और आग की खोज होते होते आदि मानवों ने बहुत से विकास किए और अपने जीवन में कई स्तर से सुधार भी किया। अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये है हमारा भारत का नक्शा और इसमें हमें बताना है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो है वर्तमान में पाकिस्तान में हैं और इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक जगह है मेहरगढ़। और वही मेहरगढ़ है जहाँ पर सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जहाँ पर खेती पहली बार हुआ था उस जगह का नाम है मेहरगढ़, जो सुलेमान और किरथक पहाड़ियों के बीच का जगह है। इस क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों के उपजाना आरंभ किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि जो कृषि हुई थी तो सबसे पहले कौन से फसल उगाया गया था, तो कौन सा फसल उगाया गया होगा, तो गेहूं और जौ जैसी मोटे अनाज का उत्पादन हुआ था। मोटे अनाज को कृषि किया गया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इन्होंने पालतू पशु क्यों बनाया, उन्होंने गधे को क्यों नहीं बनाया, उन्होंने अन्य जानवर जैसे कोई खुखार जानवर हो उसको क्यों नहीं बनाया। क्योंकि आपको जानते ही हैं कि मानव को जिससे खतरा होता है वो उसको पालतू जानवर नहीं बनाता है, जिससे लाभ होता है उसको अपना पालतू जानवर बनाता है। मानव बड़ा ही स्वार्थी स्वार्थी होता है, ये तो आपको पता ही है। भेड़ से उसे ऊन प्राप्त होगा, मांस प्राप्त होगा, बकरी से भी। गाय से तो दूध प्राप्त होता है, आपको पता ही है। और बैल से कृषि करने के लिए सहायता मिलेगी। इसलिए इन सभी जानवरों का उसने पालतू बनाना शुरू किया, इन सभी जानवरों को पालतू पशु बनाना शुरू किया। यदि आपसे हम पूछे कि सबसे पहले पालतू पशु कौन सा था, या मानव ने सबसे पहले किस जानवर का अपना पालतू पशु बनाया था, तो आपका उत्तर क्या होगा। तो मानव ने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया था। किसको? कुत्ता को। और इसके जो साक्ष्य हैं वो हमें कोल्डिहवा में मिलते हैं, जो जम्मू कश्मीर में
इतिहासकारों और पुरातत्ववेदों ने ज्ञात किया है, जब खुदाई हुआ है तो कब्र मिले हैं, और कब्र में मानव के अस्थि के साथ साथ कुछ जानवरों के अस्थि के मिले हैं, जिससे इतिहासकार ये प्रमाणित करते हैं कि वो अस्थि जो जानवर के थे वो कुत्ते का अस्थि था। तो इससे ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि उस समय के लोग अपने साथ कुत्ता मतलब कुत्ते को भी दफनाते थे, और उनका पालतू पशु भी कौन सा होता था? कुत्ता होता था। और उस समय के लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। उत्तर पूर्व, ये रहा हमारा भारत का नक्शा। गारो, खासी, जयंतिया, ये आप पहाड़ के नाम सुने ही होंगे, जो कि मेघालय राज्य में स्थित हैं। और इन्हीं पहाड़ों के बीच में एक जगह है मानसी राम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मानसी राम जगह यहाँ पर है, जहाँ पर क्या होता है, मानसी राम में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल है। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच जो गारो पहाड़ियाँ है, और गारो पहाड़ियाँ खोज लिया, और विंध्य पहाड़ी का भी पता लगाना है। तो अभी आपको बताया विंध्य पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये रहा विंध्य पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये जो पहाड़ है, विंध्य पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी, इनके बीच जो नर्मदा नदी बहती है, इसके उत्तर में यानी कि लगभग यहाँ तरफ किस फसल के साक्ष्य मिलते हैं? तो चावल के। और सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कोल्डिवा नामक जगह पर मिलते हैं, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है कोल्डिवा। वहीं पर चावल के साक्ष्य मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है या प्रयास करना है। तो सिंधु नदी, ये रहा हमारा भारत का नक्शा। और आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर की तरफ से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो ट्रिब्यूटरीज रिवर कहते हैं। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसमें सिंधु और सतलज जो नदी हैं, वो यहाँ एक झील है मानसरोवर झील, जो चीन में पड़ता है, यानी तिब्बत में। तो तिब्बत को तो चीन ने हथिया लिया है, तो ऐसा कहेंगे कि चीन में पड़ता है वो मानसरोवर झील। वहीं से सिंधु और सतलज नदी का उद्गम होता है। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इस तरह से हम प्रश्नों का हल करते चलेंगे तो हमें आसानी रहेगा, और बीते कुछ बातें भी हमको याद आ जाएंगी, रिवीजन भी हो जाएगा। सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं? तो आपको बता दें कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि ये जो झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी, ब्यास और सतलज है, ये सब आकर इस नदी में मिल रही हैं। और इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। तो इन सभी नदियाँ जो है, इनको क्या कहेंगे हम? ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, यानी कि सहायक नदियाँ कहेंगे इनको। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि 4700 साल पहले इन नदियों के किनारे कुछ शहर बसे हुए थे। वो शहर कौन कौन से थे? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, इस प्रकार के शहर होते थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब एक और प्रश्न हमारे सामने है, तो फिर से इस मैप में चलते हैं। इस मैप में गंगा नदी और सोन नदी के बारे में पता लगाना है। तो ये रहा हमारा भारत का मैप, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गंगा नदी ये है, और इसकी जो सहायक नदी है सोन नदी यहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों नदियाँ हमको मिल गई।
आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इस मैप में ये जो देख पा रहे हैं आप, ये गंगा और सोन नदी, ये सब किस नाम से जाना जाता था? एक महाजनपद था जिसे मगध नाम की से जाना जाता था। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। जो इसके शासक थे, मगध का सबसे पहला शासक जो था वो बिंबिसार था, जो हर्यक वंश का था, और वो बहुत ही शक्तिशाली था। और इस प्रकार से मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से सबसे आगे बढ़ा था। देश के अन्य हिस्सों में भी